नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस अध्याय को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास इत्यादि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की। स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें कि कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, 2, 5, 8, 11, 14। अगर आप इन प्रतिरूप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनमें कुछ समानता है। वो समानता है कि अगर आप सभी संख्याओं में 3 जोड़ते जाएंगे तो आपको उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे और इसी प्रकार से डंडों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में क्रमशः 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33 और 31 है। अर्थात यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है, इसमें आकृति को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो सीढ़ी है इसमें कुल 8 डंडे हैं और हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो अगर हमारे सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 43 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 41 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 39 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 37 सेंटीमीटर का। और इसी प्रकार से जब आप कुल 8 डंडों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 35 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अगर आप इन संख्याओं की सूची को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आप इन संख्याओं में से 2-2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन सभी उदाहरण को देखने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ प्रतिरूप। इन प्रतिरूपों में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं। कुछ में ये पद अपने से पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके होते हैं तथा कुछ अन्य में हम देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग है इत्यादि। तो दोस्तों, जैसे कि उदाहरण को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम जो सूची प्राप्त कर रहे हैं उस सूची में या तो हम एक स्थिर संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं या फिर उन संख्याओं में से कुछ संख्या को घटाकर अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं या फिर उन पदों में कुछ निश्चित संख्या से गुणा करके अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं और किसी में हम यह देखते हैं कि ये संख्याएं क्रमागत संख्याओं के वर्ग हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं तथा इस ज्ञात का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं समांतर श्रेणियां की ओर। चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहला हमने उदाहरण लिया है एक सूची का जिसमें है 1, 2, 3, 4 और
और इसी प्रकार से इस सूची में जो प्रत्येक संख्या है वो पद कहलाती है, अर्थात टर्म कहलाती है। स्क्रीन पर आप जो सूची देख रहे हैं, इस सूची में प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक अधिक है, यानी कि एक में अगर आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, उसी तरह 2 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, उसी तरह 3 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4, और इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा 100, 70, 40, 10 की सूची, जिसमें अगर आप 100 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 70। उसी प्रकार से जब आप 70 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। उसी प्रकार से जब आप 40 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 10। यानी कि इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, चलिए उनको देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0 और इसी प्रकार से। यहाँ पर ये जो सूची है, इसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारी जो अगली उदाहरण है वो है 3, 3, 3, 3 और इसी प्रकार से। यहाँ पर सभी पद में 3 है, अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 0 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। हमारी अगली उदाहरण है घटा 1.0, घटा 1.5, घटा 2.0, घटा 2.5 और इसी प्रकार से। इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में घटा 0.5 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। इन सूचियों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इन सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। यानी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रत्येक पद से अर्थ है पहले पद के अतिरिक्त। तो ये थी परिभाषा समांतर श्रेणी की, जिसे इंग्लिश में एपी भी कहा जाता है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा जो सूची है 2, 5, 8, 11, 14 और इसी प्रकार से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। उसी प्रकार से जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। उसी प्रकार से जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। उसी प्रकार से जब हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या है 3, जिसे जोड़ने पर हमें प्रत्येक पद के पहले पद के अतिरिक्त संख्या प्राप्त होती है, और यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एपी के जो पद होते हैं उन्हें हम किस नाम से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको एक सूची दिख रही होगी जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार से 20 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो हमारा पहला पद है वो है 1 को हम कहते हैं A1। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पद है यहाँ पर वो है 2, जिसे हम कहते हैं A2। इसी प्रकार से तीसरा पद जो है हमारा वो कहलाता है A3। उसी प्रकार से 20 हमारा 20वां पद होगा, तो 20वें पद को हम प्रयोग करते हैं A20 लिखकर, और इसी प्रकार से हमारा जो nवां पद होगा उसे हम प्रयोग करते हैं AN लिखकर। एपी के सार्व अंतर को हम D से व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम व्यक्त करते हैं D से। तो इस प्रकार से हमारा जो एपी हो जाता है वो होता है A1, A2, A3, इसी प्रकार से n तक में
हमें सार्व अंतर प्राप्त होता है वो हो जाएगा A2 घटा A1 जो कि बराबर होगा A3 घटा A2 के, जो कि बराबर होगा A4 घटा A3 के, और इसी प्रकार से बराबर होगा AN घटा 1 के, जो कि बराबर होता है हमारे सार्व अंतर के अर्थात D के। इन सबको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो संख्याओं की सूची होती है उसमें हम लिख सकते हैं हमारे संख्याओं को A योग D, A योग 2D, A योग 3D और इसी प्रकार से बढ़ते हुए। यहाँ पर हमारा जो पहला पद है वो है A। इसी प्रकार से हमें दूसरा पद प्राप्त होगा जब हम A में हमारे सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो। इसी प्रकार से तीसरा पद हमें तब प्राप्त होगा जब हम A में 2 गुने सार्व अंतर को जोड़ देंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि A योग D, A योग 2D, A योग 3D और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ A पहला पद है और D सार्व अंतर है। इसे हम AP का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी समांतर श्रेणी से। तो दोस्तों, अब आप समांतर श्रेणियों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए एक प्रश्न आ रहा है जो कि है कि समांतर श्रेणियां और श्रेणी के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक आधारभूत अंतर है जो कि है कि हम श्रेणियों के nth टर्म अर्थात nth पद को ज्ञात करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अर्थात विशिष्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, परंतु श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हम लॉजिकल रूल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये है अंतर समांतर श्रेणियां और श्रेणी के बीच में। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे AP का nवां पद। धन्यवाद।